इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि क्लास 12 फिजिक्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दोनों बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, बाकी जो 9 है वो मैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज बना सकूं। देखिए स्टूडेंट, जो ये 15 क्वेश्चंस होंगे ये आपकी चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स के ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के 6 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम मतलब उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश समान विद्युत बल का अनुभव करे क्या कहलाता है। यानी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर कोई धनावेश हो या परीक्षण आवेश हो वो समान विद्युत बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है। ए है समरूपी विद्युत क्षेत्र, बी है असमरूपी विद्युत क्षेत्र, सी है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और डी है अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समरूपी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अगर ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर कोई धनावेश या परीक्षण आवेश समान विद्युत बल का अनुभव करता है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम समरूपी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तभी आपके समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, इनमें से कौन सा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। ए है H2O, बी है HCl, सी है O2, डी है NH3। ए है, इसे क्या कहते हैं, जल, बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी है ऑक्सीजन और डी है NH3 यानी कि अमोनिया। तो देखिए इसमें जो ऑक्सीजन होता है O2 उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। यानी कि इनमें से कौन सी राशि है जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। ए है बल आघूर्ण, बी है जड़त्व आघूर्ण, सी है द्विध्रुव आघूर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल आघूर्ण। जो बल आघूर्ण होता है ये द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए और लास्ट में ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको इनमें से पता थे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित गोलीय चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। यानी कि अगर कोई गोलीय चालक है जो कि आवेशित है तो उसके भीतर उसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ए है E = 4 वोल्ट प्रति मीटर, बी है E = 0 वोल्ट प्रति मीटर, सी है E = 3 वोल्ट प्रति मीटर और डी है E = 1 वोल्ट प्रति मीटर। तो अगर कोई गोलीय चालक है जो कि आवेशित है तो उसके भीतर हर एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो 0 वोल्ट प्रति मीटर होगा, यानी कि शून्य होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आवेशित गोलीय चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र है। यानी कि आवेशित गोलीय चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कौन सा है। ए है E = 1/4πε0 Q1 Q2/r², बी है E = 1/4πε0 × Q/r², सी है E = KQ²/r², डी है E = 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, E = 1/4πε0 Q/r²। ये आवेशित गोलीय चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे, इसके बाद हमारा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव 50 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा। तो ए है 10 वोल्ट, बी है 50 वोल्ट, सी है 250 वोल्ट और डी है शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। देखिए अगर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई धातु है, खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव अगर 50 वोल्ट है तो गोले के केंद्र पर विभव शून्य होगा। ठीक है, सॉरी ये आपका डी नहीं, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव 50 वोल्ट है तो गोले के केंद्र पर भी विद्युत विभव 50 वोल्ट होगा। ठीक है, अब रीजन क्या है चलिए जान लेते हैं। तो देखिए इसका रीजन होगा कि
किसी चालक के भीतर तथा उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है, अर्थात गोले के केंद्र पर भी जो विभव होगा वो 50 वोल्ट होगा। यानी कि अगर कोई गोलीय चालक है तो उसके भीतर और उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव जो होता है वो नियत रहता है, जितनी वैल्यू उसके पृष्ठ पर होगी उतना ही वैल्यू उसके केंद्र में भी होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये एक न्यूमेरिकल है और ये आपका अतलवुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। उनके बीच दूरी 6 सेंटीमीटर। परिवर्तित करने के लिए कितना कार्य आवश्यक होगा? तो देखिए, दो बिंदु आवेश हैं, एक है 8 माइक्रोकूलाम का, एक 12 माइक्रोकूलाम का। वो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फोर्स निकाल लेना है, फिर उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य कितना होगा, फिर हमें वर्क निकालना है। तो देखिए यहाँ पर F इक्वल टू फार्मूला एक होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्य आपको निकालना है W। ठीक है, F इक्वल टू फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कूलाम के नियम से। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो जैसे ही आप यफ निकालेंगे तो एक फार्मूला लगेगा कार्य का W इक्वल टू यफ इंटू डी। ठीक है, तो यफ हम निकाल लेंगे, डी यहाँ पर दिया गया है, हमारा कार्य भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यफ निकालना होगा, तो जो कुछ दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। देखिए, हमें दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, एक है 8 माइक्रोकूलाम का, एक 12 माइक्रोकूलाम का। तो हमारा पहला आवेश को मान लेते हैं Q1। ठीक है, ये हमारा है 8 माइक्रोकूलाम का, इसको कूलाम में परिवर्तित करेंगे तो 8 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, तो ये हमारे Q1 की वैल्यू है। अब हम यहाँ पर Q2 भी हमें दिया गया है। ठीक है, Q2 हमें दिया गया है, देखिए 12 माइक्रोकूलाम का, तो यहाँ पर हम 12 माइक्रोकूलाम लिखेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो Q2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम फोर्स निकाल लेते हैं। क्या? फोर्स। तो फोर्स निकालना है तो एक फार्मूला लगेगा। ठीक है, वो फार्मूला क्या है? देखिए, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आर कितना दिया गया है उसको मैंने नहीं लिखा है, तो आर जो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। आर हमें दिया गया है यहाँ पर कितना, देखिए 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमने माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदला, तो इसको भी मीटर में बदलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, अब ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग दे दीजिए। तो 100 से भाग देंगे तो नीचे 10 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो 10 की पावर -2। ठीक है, अब यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एफ है, के है, के की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 1/4πε0 यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इंटू Q1 की वैल्यू ऊपर हमें दी गई है, देखिए ये 8 गुणे 10 की पावर -6, तो इसको लिखेंगे 8 गुणे 10 की पावर -6 इंटू Q2 की दी गई है 12 गुणे 10 की पावर -6। आर की वैल्यू हमने अभी ऊपर यह बताया 10 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? सिर्फ आपको एक फार्मूला लगा देना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये याद रखिएगा। देखिए F इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 का 8 से और जो आएगा उसका 12 से। देखिए 9 8 72, 72 का 12 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 864। ठीक है, 864 गुणे, देखिए 10 की पावर 9 है, इसको ऐसे रहने देंगे, गुणे ये 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -6, तो दोनों माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो हो जाएगा 6 और 6 12, 10 की पावर -12 अपान ये स्क्वायर है इसका, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा F इक्वल टू 864 आपका ऐसे रहेगा। और आप लोग चाहें तो इस 864, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 864 इसे रहने देता हूँ, गुणे 10 की पावर 9 और ये -12 है। ठीक है, तो 9 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा -3। ठीक है, देखिए माइनस वाला चिन्ह जो है वो अंक बड़ा है, तो हम यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा। ये इसको हम लिख सकते हैं 100 को, देखिए 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 में से 4 चला जाएगा, तो ये बचेगा 10 की पावर -2। इतना तो आप लोग समझदार हैं। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। देखिए
यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 864 गुणे ये 10⁻³ आपका ऐसे रहेगा, गुणे ये 10⁻², ऊपर आ जाएगा तो ये बचेगा 10⁻², क्योंकि नीचे माइनस में है, ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये आपका आ गया F = 864 गुणे 10⁻⁻1। देखिए -3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1 बचा। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 864, इसको हम लिख सकते हैं -1 को, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 864/10। तो अब हम इसे जब भाग देंगे तो हमारा फाइनली F आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा देखिए, F हमारा आ जाएगा 86.4 न्यूटन। ठीक है, तो 86.4 न्यूटन हमारा F आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें वर्क निकालना है। ऊपर देखिए क्या था, 6 सेंटीमीटर दूरी परिवर्तित करने के लिए कितना आवश्यक कार्य करना पड़ेगा, तो हमें D दिया गया है और यहाँ से हम F हमने निकाल लिया। अब हम कार्य यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए D हमें दिया गया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए हमारा F इतना आया है, D हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे D की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणे 10⁻²। ठीक है, क्योंकि 6 से 100 को भाग देंगे तो हमारा इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम कार्य यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। कार्य W = होता है F × D, F × D। अब देखिए F की वैल्यू हम लिखेंगे 86.4, D की वैल्यू लिखेंगे 6 गुणे 10⁻²। अब इसी को हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। देखिए 86.4 को आप 6 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 518.4 गुणे 10⁻²। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 518.4 बटा ये 10⁻², ऊपर है नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे, 518.4 बटा 10⁻² को हम लिख सकते हैं 100। जब इसको भाग देंगे तो देखिए जो पॉइंट यहाँ पर है वो 2 अंक इधर आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा W = ये आपका हो जाएगा 5.184। ठीक है, जूल। इतना आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आप लोगों का आंसर आया कार्य 5.184 जूल। तो आप लोग फाइनली कह सकते हैं कि दो बिंदुओं आवेशों 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं, तो उनके बीच दूरी अगर हम 6 सेंटीमीटर परिवर्तित कर दें तो उनके लिए आवश्यक कार्य जो होगा वो 5.184 जूल होगा, या इसे ही आप लिख सकते हैं 5.18 जूल। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, कि कूलाम बल न्यूटन के किस नियम का पालन करता है। यानी कि जो कूलाम का बल है वो न्यूटन के किस नियम का पालन करता है। तो देखिए कूलाम बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, अर्थात दो आवेशों पर कार्यरत स्थिर वैद्युत बल परस्पर समान तथा विपरीत होते हैं। यानी कि कूलाम का जो बल है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का मतलब जो आप क्रिया करते हैं उसकी विपरीत प्रक्रिया मिलती है। वैसे ही दो आवेशों पर कार्यरत स्थिर विद्युत बल परस्पर समान तथा विपरीत होते हैं। यानी कि दो आवेश पर जो विद्युत बल कार्य करते हैं वो समान और विपरीत होते हैं। तो ये कूलाम बल जो है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन रखा है, स्पष्ट कीजिए कि वह उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करेगा या निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर। यानी कि विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए तो वह उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करेगा या निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर। तो चलिए जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर। ठीक है, उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर, क्षेत्र की ओर। तो याद रखिएगा, अगर विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए तो वह उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं पर विभवांतर का मान कितना होता है। यानी कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके दो बिंदुओं पर विभवांतर का मान कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि आपको पता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक पृष्ठ पर विभव समान होता है, और जब विभव समान होगा तो समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं पर जो विभव होगा उनका मान 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका 0 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही इजी है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखिए 1.3 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 6.5 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई आवेश है जिसकी वैल्यू 1.3 × 10⁻⁷ दी गई है। अब उसको एक बिंदु तक
अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में कार्य जो करना पड़ता है वो है 6.5 गुणे 10⁻⁵। तो आपको विद्युत विभव का मान निकालना है। तो बहुत ही ईजी है। देखिए हमें दिया गया है क्यू, ठीक है, उसके बाद में डब्ल्यू दिया गया है। तो क्यू हमें दिया गया है 1.3 गुणे 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। डब्ल्यू हमें दिया गया है 6.5 गुणे 10⁻⁵ जूल, ठीक है। हमें निकालना है विद्युत विभव हुई। तो इसका फार्मूला जो है, जो विद्युत विभव का डेफिनेशन होता है वही फार्मूला यहाँ पर लगाना है, V = W/Q, ठीक है। ये फार्मूला होता है विद्युत विभव का, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। V = W की वैल्यू दी गई है 6.5 गुणे 10⁻⁵, क्यू की वैल्यू दी गई है 1.3 गुणे 10⁻⁷, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये दशमलव कट हो जाएगा, 13×5 = 65, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा V = 5 गुणे 10⁻⁵ गुणे ये 10⁻⁷ नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻7। यहाँ पर आपका V = हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर, देखिए -5 है, ये 7 है, तो प्लस वाला बड़ा है, तो ये आपका आंसर प्लस में आएगा, तो 10⁻2 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, या इसी को आप लिख सकते हैं V = 5 गुणे 10⁻2 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 100, यानी कि 500 वोल्ट भी हम इसे आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि अगर कोई चालक है तो उसकी जो धारिता है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे किसी चालक की धारिता सबसे पहले चालक के आकार पर, ठीक है, चालक के आकार, फिर आकृति, फिर चारों ओर के माध्यम, यानी कि चारों ओर का माध्यम कैसा है, ठीक है, चारों ओर के माध्यम, ठीक है, चारों ओर के माध्यम, ठीक है, पर निर्भर करता है, चारों ओर के माध्यम, ठीक है, के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया था कि किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए किसी चालक की धारिता जो है वो चालक के आकार पर, आकृति पर और चारों ओर के माध्यम के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि कोई चालक आप ले लीजिए तो उसकी धारिता कितनी है वो उसके आकार पर डिपेंड करेगी। आकार बड़ा होगा तो उसकी धारिता बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आकृति कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है, और जहाँ वो रखा है उसके चारों ओर कोई अन्य चालक तो नहीं है, उसकी उपस्थिति तो नहीं है, उस पर भी वो डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। यानी कि अगर कोई आवेशित संधारित्र है तो उसमें जो ऊर्जा है वो किस रूप में इकट्ठा रहती है, यानी कि संचित रहती है। तो देखिए किसी संधारित्र, आप लोग लिखेंगे किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य, ठीक है, की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो देखिए आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में रहती है, तो किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में, यानी कि संधारित्र की दो प्लेटें जो होती हैं उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके रूप में आवेशित संधारित्र में ऊर्जा संचित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 14वां क्वेश्चन है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में द्वितीय प्लेट का क्या कार्य होता है। आपको पता है कि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, तो द्वितीय प्लेट का कार्य क्या होता है। तो देखिए द्वितीय प्लेट का कार्य होता है पहली प्लेट के आकार में परिवर्तन किए बिना, ठीक है,
आवेश ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र में द्वितीय प्लेट का क्या कार्य होता है? तो देखिए, द्वितीय प्लेट का कार्य होता है कि पहली प्लेट के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश संग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करना। यानी कि पहली प्लेट में के आकार में परिवर्तन ना किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आवेशों को संग्रहित किया जा सके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, तुल्य धारिता बढ़ानी हो तो संधारित्र को किस क्रम में संयोजित करना होगा? यानी कि अगर आपको किसी संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो आपको संधारित्र को किस क्रम में संयोजित करना चाहिए? तो आपको समांतर क्रम में आपको संयोजित करना चाहिए। अगर आपके पास धारिता है, संधारित्र है, तो उनको अगर आप समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो ये थे आपके टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इससे पहले आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पता थे वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं।